हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। तो अभी तक हमने बात कर लिया है रोटेशन मोशन की, और रोटेशन से 3 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं, इसलिए उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नीट में हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, बट हर एक की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। Why this chapter is very important? Because this chapter is very easy. For me, this is one of the easiest chapter of physics. Yes, this is one of the easiest chapter of physics, and this chapter gets 2 questions almost every year. ठीक है, मतलब इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर मिलते हैं, और ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसको आज एक ही लेक्चर में हम, क्योंकि छोटा चैप्टर भी है, तो एक ही लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट दिस न्यू क्लास। सो ग्रेविटेशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि सर, इफ द 2 पॉइंट masses m1 and m2 are separated by a distance r, then the force applied by m1 on m2 or m2 on m1 is given by g m1 m2 by r square. सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि every particle of the matter in the universe attracts each other. कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ these 2 markers are attracting each other. Yes, these 2 pens are attracting each other. I am getting attracted to the camera, and the camera is getting attracted to me. This fan is getting attracted to me, and I am getting attracted to fan, right? But as we all know that the gravitational force is the weakest force in the nature, so the amount of acceleration is almost negligible. But yes, there is always a force, attractive force between any 2 bodies with having mass. ध्यान रखेंगे। तो उसने बोला कि सर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या उसके मैग्नीट्यूड को बताना चाहता था। इसने बोला अगर 2 पॉइंट मासेस हैं m1 एंड m2 and they are separated by distance r, then the force of attraction between them is given by this formula, where g is the proportionality constant and it is called as universal gravitational constant. So why it is called universal gravitational constant? Because this is going to be constant throughout the universe. Its value is not going to change throughout the universe. That's why it is called universal gravitational constant, and its value is given as 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस फोर्स के बारे में, इस लॉ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, दिस फोर्स ऑफ फॉर्मूला जो है, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट? अगर m1 की बात करें तो m2 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू m1। एंड सिमिलरली m2 आपको m1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा F12, and also you can write as F12 is equal to minus of F21। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो they are attractive and equal and opposite, करेक्ट? अमाउंट वाइज दोनों अमाउंट इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन कैसे होंगे? ऑपोजिट टू ईच अदर। सो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अलॉन्ग विद अट्रैक्शन आप बोलोगे दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास। केवल और केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है तो हम उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करके एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मीडियम और मास प्रेजेंट इन सराउंडिंग। अगर आप बोलते हो यही 2 मासेस का सेटअप आप किसी लिक्विड में लेके जाइए, किसी वाटर में लेके जाइए, किसी भी सिस्टम में लेके जाइए, किसी भी मीडियम में लेके जाइए, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स का जो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, दिस इज नॉट गोना चेंज। एंड सिमिलरली अगर आपने एक तीसरा मास, चौथा मास भी आसपास रख दिया है, इन दोनों के बीच के फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा। यस, इंडिविजुअली जो नेट फोर्स आएगा वो चेंज होगा, बिकॉज पहले केवल एक मास फोर्स लगा रहा था, अब 2 से 3 मासेस फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स किसी एक पार्टिकल पे चेंज हो रहा होगा, दूसरे पे भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन इनके आपस के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने कहा नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैंने कहा सर, चाहे ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर लो तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? हर एक मास अपने आसपास एरिया में एक कोई दूसरा मास आएगा तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मतलब आसपास ऑलरेडी उसने एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। जब भी कोई दूसरा मास आएगा उस फील्ड में तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है?
इंटेंसिटी कितना इंटेंसिटी से एक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम उसको बोल देते हैं। मैंने कहा सपोज दैट दिस इज पॉइंट मास m, आप बोलते हो सर इस पॉइंट पे इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और यू कैन से दैट इस पॉइंट पे कोई और दूसरा मास जब भी आएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक ही बात है। आप बोलते हो कोई भी मास, आपने बोला m0 अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने कहा इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय m0 कर दोगे तो यही आएगा Gm बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस ऑफ r विल बी गिवन एज Gm बाय r स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकमिंग मास एंड इट इज ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ द इनकमिंग मास। अगर यहाँ पे कोई भी मास रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही आएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म में देखिए, अगर आपने बोला इस पॉइंट से यहां तक के लिए जो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो वो r वेक्टर कुछ ऐसा है, तो फोर्स किधर लग रहा हुआ है, इधर की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो Gm बाय r स्क्वायर इंटू डायरेक्शन क्या है, माइनस ऑफ r कैप, मतलब r कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म भी। Now we are going to talk about the acceleration due to gravity due to a hollow or solid sphere. आपने बोला सर this formula is only valid for point masses, correct? बट हमें एक्सटेंडेड बॉडीज की अगर हम बात करें तो हम एक स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड बॉडी की बात करते हैं, या तो वो हॉलो स्फीयर लेते हैं या सॉलिड स्फीयर लेते हैं। तो मैंने कहा सर अगर हॉलो या सॉलिड स्फीयर जो हम लेते हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे, अगर हॉलो स्फीयर की बात करें, अगर कोई पॉइंट, मैंने कहा सर इसके सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट की r, ध्यान रखेंगे। अगर वो पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली यार r इज ग्रेटर देन r, वेयर r कैपिटल R इज दी कैपिटल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तो जो g की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वो कितनी होगी, Gm बाय r स्क्वायर होगी। ठीक है, स्मॉल r आएगा यहाँ पे। अगर मैंने कहा वही पॉइंट सरफेस पे पहुंच जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, तो आप बोलो g एट सरफेस विल बी Gm बाय कैपिटल R स्क्वायर, है ना। मैंने कहा अगर आप अंदर पहुंच जाते हो, r इज लेस देन r, इनसाइड पहुंच जाते हो तो आप बोलोगे g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी मास नहीं है। ठीक है, और बाहर वाले मासेस की वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा होगा वो 0 हो रहा होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर देयर इज 0, जो g की वैल्यू कितनी है, 0। इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो देखिए g और r में वेरिएशन बनाने जाऊंगा तो r की वैल्यू जरा देखिए, r की वैल्यू देखिए 0 से स्टार्ट करें तो g की वैल्यू 0 है। कब तक 0 है, जब तक ये r बढ़ के जब तक सरफेस तक ना पहुंच जाए। जब r की वैल्यू सरफेस पे पहुंचेगा मतलब r इज इक्वल टू r होगा, उसके बाद g सडनली क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ये मैग्नीट्यूड में पूछा गया, ये ग्राफ डायरेक्टली पूछे गए हैं कई बार, आप बस इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सर कभी मैग्नीट्यूड वाइज पूछा जाता है, कभी वेक्टर वाइज पूछा जाता है। ये साइन आपको बने मिल जाते हैं या आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाता है तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर वो वेक्टर की बात कर रहा है या मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और आपको आंसर उसी तरीके से करने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, केवल ये, अगर r पॉजिटिव है तो g कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मैंने कहा r पॉजिटिव है तो g हैज टू बी नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ ये नीचे की तरफ बनेगा बस, और ग्राफ का शेप कुछ वैसा ही होगा। यही बात अगर मैंने सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर मतलब पूरे स्फीयर में मास है, तो ग्रेटर देन r अगर आउटसाइड है, इसका मतलब पॉइंट कैसा है, आउटसाइड है। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो g की वैल्यू Gm बाय r स्क्वायर सेम एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें, कोई पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर हम उसी स्फीयर के मास के बराबर एक पॉइंट मास उस स्फीयर के सेंटर पे रख दें तो भी आप बोलोगे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, वो यही आने वाली है। तो एक हॉलो स्फीयर अगर कोई पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, उस पॉइंट के लिए एक पॉइंट मास की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हो। कहां पे प्लेस है, उस बॉडी के पॉइंट मास के बराबर सेंटर पे प्लेस है। ठीक है, मैंने कहा सरफेस पे अगर आ जाएगा पॉइंट तो आप बोलोगे तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, Gm बाय r स्क्वायर सेम एज दैट ऑफ हॉलो स्फीयर। लेकिन अब जब पॉइंट इनसाइड जाएगा तब आप बोलोगे g 0 नहीं होगा, बिकॉज इनसाइड भी कुछ ना कुछ मासेस हैं जो यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है सॉलिड स्फीयर तो आप बोलते हैं कि थ्रू आउट द मास, आप उसका मास जो है थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अंदर जैसे ही आप जाओगे g इनसाइड, दैट विल बी Gm बाय r क्यूब इंटू स्मॉल r, Gm बाय r क्यूब इंटू स्मॉल r, मतलब g इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखें इस चीज का। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जब g देखिए r की वैल्यू 0 रखोगे तो सेंटर में पहुंच जाओगे, मतलब g की वैल्यू कितनी है, 0,
और आप बोलते हो कि सर जब आर की वैल्यू आर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, मतलब पॉइंट कहाँ है, अंदर है सॉलिड स्फीयर के, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जी बढ़ रहा है। देखिए स्ट्रेट लाइन है बिकॉज जी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। मैंने कहा जैसे ये पॉइंट आउटसाइड पहुंचते तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कर्व ऐसा बनेगा अगर ये मैग्नीट्यूड वाइज है। तो अगर आप बोलते हो वेक्टर फॉर्म में लेना है तो आपको पता है जी की वैल्यू आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब आर पॉजिटिव है तो जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में देखिए आर पॉजिटिव है तो जी हैज टू बी नेगेटिव। इस ग्राफ को सिर्फ उल्टा कर दो, घुमा दो, आप बोलते हो मिरर इमेज बना दो, तब आप बोलोगे ये देखिए सेंटर से लेके यहाँ तक कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये चीजों का बहुत ध्यान रखना बिकॉज क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली, कभी वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है और कभी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। अर्थ में अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए कैसे। मैंने सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस पे। अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जो देखिए, अब आप अर्थ को कैसा ट्रीट कर सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर पे जो अगर ये डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट की, कैपिटल आर के बराबर, इसके रेडियस के बराबर, तो यहाँ पे जो सरफेस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आता है वो कितना आएगा, जीएस इज इक्वल टू जीएम बाय एल आर स्क्वायर। अगर इसकी डेंसिटी रो है, मीन डेंसिटी रो है, तो आप मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो और जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ध्यान रखेंगे कि अगर दो प्लैनेट्स को मास एंड रेडियस से कंपेयर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और अगर दो प्लैनेट्स को डेंसिटी और रेडियस में कंपेयर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, ये कोई लर्न करने वाला फॉर्मूला नहीं है। मास को आप डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बहुत आराम से। ठीक है, मैंने कहा आप वेरिएशन इन जी, अगर आप सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस से नीचे डेप्थ में जाते हैं तो क्या क्या वेरिएशन होगी जी में वो देखेंगे। मैंने कहा सर अगर विद हाइट h, अगर आप सरफेस से h हाइट पर जाते हैं तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, r इज इक्वल टू r प्लस h। ठीक है, और आपको मालूम है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर एक सॉलिड स्फीयर की वजह से जो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आता है उसी को यूज करेंगे, तो रिजल्ट आता है g एट हाइट h इज इक्वल टू g एट सरफेस अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये तो आपका हर हाइट पे वैलिड होगा ही होगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स के इजीनेस के लिए अगर हमने बोला h इज लेस देन r, मतलब h की वैल्यू 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक है, इससे ज्यादा नहीं, r के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो आप ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज gh इज इक्वल टू gs इंटू 1 माइनस 2h बाय r, वेयर gs क्या है सर, g एट सरफेस है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करते तो बहुत याद हो जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं इन पे बेस्ड। विद डेप्थ d, अगर मैं सरफेस से d डेप्थ पर जाऊंगा तो आप बोलेंगे सर सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी r, तो आप बोलते हो कि सरफेस के अंदर सॉलिड स्फीयर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना आता है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके जो फॉर्मूला आया g एट डेप्थ d, अगर d डेप्थ पर अगर हमें g निकालना है तो दैट इज इक्वल टू gs इंटू 1 माइनस d बाय r, वेयर d इज द डेप्थ। विद रोटेशन ऑफ अर्थ, आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से भी कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप बोल सकते हो कुछ वैल्यू डिफरेंट आती है, अगर हम उसको भी कंसिडर करें। मैंने कहा मान लो ये ओमेगा से घूम रही है और इस पॉइंट की बात करें जो कि ये इक्वेटर वाली लाइन से लैम्डा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट की बात करेंगे जो कि लैम्डा एंगल बना रहा है इक्वेटर पे, तो उस पे जो जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीएस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे है तो आप बोलोगे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 0। अगर ये पॉइंट इक्वेटर पे है तो लैम्डा 0 मतलब कॉस लैम्डा कितना हो गया, 1। तो आप बोलोगे जी एट इक्वेटर जो आएगा, जी एट इक्वेटर जो आएगा वो आएगा जीएस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपको तभी कंसीडर करना है जब आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रोटेशन वगैरह का काम किया हो या फिर आपको कंपैरिजन पूछा हो पोल और इक्वेटर पे। आपने बोला कि सर पोल्स पे अगर आप जाएंगे, किसी भी पोल पे जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री एंड कॉस 90 0। तो आप बोलोगे पोल्स पे जो आपकी, देखिए पोल्स पे एक तो चीज है कि ओमेगा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोल्स पे जो जी की वैल्यू है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात आप बोल सकते हो कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। सरफेस पे मैक्सिमम होती है, आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो जीएस की वैल्यू कम हो रही है, सरफेस से नीचे जा रहे हो तो जी की वैल्यू कम हो रही है, तो सरफेस पे मैक्सिमम है। और सरफेस पे भी कहां मैक्सिमम है, पोल्स पे मैक्सिमम। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मैंने कहा वेरिएशन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको मालूम है ये सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर वाला ग्राफ बनाएगा। मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड वाला बनाया है। कभी कभी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या वेक्टर के बात करने लगते हैं
ठीक है। तो अगर वेक्टर की बात कर रहे होंगे तो आपको मालूम है कि सर वो ग्राफ कैसे बनाना है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग। पहले तो बात करते हैं चेंज की। पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती, हम बोलते हैं चेंज की बात करते हैं, राइट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव, और या फिर उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपने स्लोली एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क किया है तो उसके वर्क के बराबर। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, हमने कहा सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट मासेस। ठीक है, आप ध्यान रखने का, जब हम अपना रेफरेंस u इनफाइनाइट पे 0 ले लेते हैं तब हम बात करते हैं इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में, तो हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपने बोला कि m1 और m2 के 2 पॉइंट मासेस हैं, r डिस्टेंस पर रखें, तो बताइए इन दोनों मासेस के जो सिस्टम बन रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपने कहा दिस इज बेसिकली वर्क डन। आप इन दो मासेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब यहां लाए होंगे तो जो वर्क डन आपने किया होगा, एक्सटर्नल वर्क डन किया होगा, स्लोली जब आप लेके आए होंगे तो वही वर्क डन आपका इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। ठीक है, तो हम कहां से लाए, इनफाइनाइट पे, मतलब मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, तो फाइनल क्या होगी u, तो आप बोले u माइनस 0 इज u, तो आप उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोल लेते हैं, दैट विल बी कमिंग एज माइनस g m1 बाय m1 m2 बाय r। ध्यान रखिए यहाँ r है, r स्क्वायर नहीं है, पहली चीज। दूसरी, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ये फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। नेगेटिव साइन शोज करता है कि सर देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, दैट इज देयर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर मैंने कहा सर यहाँ पे 2 मासेस है, ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेस होते तो क्या करते हैं, मैंने कहा सिंपली आप 2 पॉइंट मासेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उनको आप सिंपली ऐड कर सकते हो अलजेब्रिकली, बिकॉज आप बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने कहा मान लो m1 m2 m3, तो m1 और m2, पहले m3 नहीं था, मैंने कहा m2 और m1 जब बनाए गए होंगे तो आप देखिए कि सर यहाँ पे इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई होगी, g m1 m2 बाय r12। ठीक है, जब m3 आया गया होगा, m3 लाया गया होगा तो m3 का एक ग्रुप m1 के साथ बनेगा और एक ग्रुप m2 के साथ बनेगा, तो 2 बार पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी। इसके लिए ग्रुप के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी करोगे माइनस g m1 m3 बाय r13, और इस ग्रुप के लिए बात करोगे माइनस g m2 m3 अपॉन r23। ध्यान रखें, हर 2 पॉइंट मास के ग्रुप को काउंट करना है एक बार। m1 m2 को काउंट किया, m1 m3 को काउंट किया और m2 m3 को काउंट कर लिया। ध्यान रखें, m2 m1 मत करना है, m1 m2 या m2 m1 इज वन ग्रुप। एक ग्रुप, हर एक ग्रुप को काउंट करना है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, बट ध्यान रखें कोई भी ग्रुप रिपीटेटिव ना हो। ठीक है, और आप सिंपली ये ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं होता, बिकॉज ये कैसी क्वांटिटीज हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार, ग्राफ तो कई बार पूछा जा चुका है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। बस गलती क्या करोगे, मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म में है वो आपको ग्राफ में पढ़ के समझ में आएगा, और इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। So now we are going to talk about the change in potential energy. What is change in potential energy? मैंने कहा suppose that m1 और m2 are placed at here at point A. m2 कहां पे रखा था, A पे, और at a distance of r1. Now A से B पे m2 को अगर मैंने शिफ्ट किया तो बताइए सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है सर, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मतलब कब, जब m2 B पे पहुंच गया होगा तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और पहले A पे था तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैंने कहा जब B पर पहुंचा होगा तब पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस g m1 m2 बाय r2। सिमिलरली A पे कब होगी, माइनस g m1 m2 बाय r1, और वही आप इसको डिफरेंस लेंगे तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर निकालना सीख लें। मैंने कहा व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, मैंने कहा सपोज दैट ये एक m मास है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अगर मैंने इस m मास को, स्मॉल m को यहां रखा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस g mm बाय r। मतलब इतना वर्क डन आपको करना पड़ा बॉडी को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने पे। मैंने कहा पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, वो एक पॉइंट पर डिफाइन होता है। मैंने इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब एक यूनिट मास को, 1 kg मास को इनफाइनाइट से यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा।
तो जब m मास को इतना वर्क डन करना पड़ा या m मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई, तो सर यूनिट मास के लिए क्या करोगे, m से डिवाइड कर दोगे। तो पोटेंशियल V एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। अगर m मास रखा होता तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, डिवाइड बाय मास, एंड दैट कम्स एज माइनस Gm/r। सो दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। जो m से r डिस्टेंस पर पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, माइनस Gm/r। ठीक है। नाउ हियर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड होती क्या है? एस्केप स्पीड वो स्पीड है कि अगर हमने दैट मिनिमम स्पीड जिससे कि हमने बॉडी को थ्रो कर दिया और वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। आप बोलते हैं कोई भी बॉडी को आप थ्रो करते हो, बॉडी ऊपर जाती है एंड देन वापस आ जाती है। कितनी भी स्पीड से आप थ्रो करते हो वापस आ जाती है और नीचे आ जाती है, राइट। बट हमने कहा वो मिनिमम स्पीड बता दो कि जिससे मैं इसको थ्रो कर दूं तो ये वापस ना आ पाए। वापस क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि सर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, तो वापस नहीं आ सकती। मैंने कहा मिनिमम स्पीड का मतलब क्या है कि सर अगर मान लो ये वो प्लेस है जहां पे जिसको क्रॉस करने पर आप बोलते हो कि सर वो कहां होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। आप बोलते हो इस पॉइंट को क्रॉस करके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो जाए, मतलब इसकी स्पीड जीरो भी हो जाए, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अभी ये इसको वापस नहीं खींच पाएगी। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपको सीखना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपके इसमें नहीं बनेगा तो आपको किसी और चैप्टर में बन जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमको आना चाहिए। मैंने कहा सर जब मैंने बॉडी को थ्रो किया तब आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करो, बिकॉज यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल कौन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको पता है कि व्हेन द वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, आप बोल सकते हो कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। और यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, केवल और केवल कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना भी चाहिए थी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए थी। मैंने कहा सर इस पॉइंट पर जब ये बॉडी को यहाँ थ्रो किया सरफेस पे, तब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी? आपने बोला सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस Gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर इसका m मास माना है तो हमने बोला हाफ mve²। अगर इसकी स्पीड को हमने क्या बोल दिया, एस्केप स्पीड बोल दिया। आपने बोला जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हो तब मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए सर, तब तो जीरो हो गई होगी। और काइनेटिक एनर्जी भी हम मान लेते केवल जीरो हुई है, क्योंकि हमने बोला केवल इसको एस्केप कर जाए उतनी ही हमें चाहिए। तो आप बोलोगे जीरो हो गई होगी, तो आप बोलते हो इसको सॉल्व करोगे तो जो पोटेंशियल एस्केप स्पीड का फॉर्मूला आता है वही आता है √2Gm/r और 2Gs/r, क्योंकि सरफेस की बात करें तो यहाँ पे हम इसको ये इस क्वांटिटी को Gs में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखें अगर मैं सरफेस की बात करूं तो कितनी होती है, लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब अगर आपने इस स्पीड से इतनी स्पीड से अपने दोस्त को किसी को फेंक दिया तो वो वापस आप उसका कभी मुंह नहीं देख पाएंगे, राइट। इतनी या इससे ज्यादा स्पीड से। मैंने कहा सर सबसे पहली बात तो देखिए मैंने दिखाया है कि किस एंगल पे थ्रो करना है। जरूरी है वर्टिकल एंगल पे थ्रो करना, आप किसी भी एंगल पर थ्रो कर दीजिए। एस्केप स्पीड से किसी भी एंगल पे थ्रो कर दीजिए, बॉडी आपकी एस्केप करनी ही करनी है। अब मैंने कहा अगर मैंने थ्रो किया है और मेरी बॉडी की जो स्पीड है जिसको मैंने थ्रो किया है वो एस्केप स्पीड से भी ज्यादा से थ्रो किया गया है, तो जब ज्यादा से थ्रो करेंगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी वो इसको क्रॉस करने के बावजूद भी उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। और उस स्पीड को हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। फिर से देखिए अगर मैंने जिस बॉडी को थ्रो किया है उसकी स्पीड मैंने एस्केप स्पीड से भी ज्यादा रख दिया है। एस्केप स्पीड क्या थी, मिनिमम स्पीड थी जिससे थ्रो करोगे ये जस्ट क्रॉस करे, उसके बाद भले इसकी स्पीड जीरो जाए मुझे उससे मतलब नहीं है। बट अगर मैंने एस्केप स्पीड से ज्यादा से थ्रो किया है तो आप बोलोगे यहाँ पे जाने क्रॉस करते टाइम इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी, और इसके क्रॉस करने के बाद इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो अब उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस स्पीड को हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। मैंने कहा मान लो कि जिस स्पीड से थ्रो किया है वो k टाइम्स ऑफ वी है, वे k इज ग्रेटर देन 1, तभी तो ये v से ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे जो इंटरस्टेलर स्पीड आती है वो आती है √k² - 1 × v। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह आप इस फॉर्मूले को याद रखें, कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है। अदरवाइज आप अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सरफेस पे मैकेनिकल एनर्जी यही होगी आप, लेकिन जब इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहे होंगे तब आप इसको जीरो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी तब जीरो नहीं होगी, तब आप लिखोगे हाफ mvi², वेयर vi क्या है, इंटरस्टेलर स्पीड है। आप अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, और अगर ये याद हो जाएगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्थ सैटेलाइट सिस्टम। अर्थ के अराउंड एक कुछ सैटेलाइट घूम रहे होते हैं, या हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लगाते हैं, राइट।
तो आप बोलेंगे मान लो कि सर ये कितना सेंटर से r डिस्टेंस पर या सरफेस से h हाइट पर है ना। मान लो एक सैटेलाइट है जिसकी स्पीड कितनी है v0 है और वो इससे घूम रहा है। अब आपको पता है कि v0 स्पीड से किसी भी सर्कुलर मोशन करते हो तो सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर? इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कितना रिक्वायरमेंट है? mv0/r। मेरा r क्या है? r प्लस h, कैपिटल r प्लस h। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। मैंने कहा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा? अगर मैंने कहा मास, सैटेलाइट का मास कितना माना है? स्मॉल m माना है। ठीक है, और अर्थ का मास तो हम कैपिटल M मानते ही हैं। तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू Gmm/r² इज इक्वल टू mv0/r। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो। ठीक है, ऐसे कर लो। मैंने यहां से जो ऑर्बिटल स्पीड आ रही है, जो v0 आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड एंड दैट इज कमिंग एज √Gm/r। तो देखिए ये आ रही थी √Gm/R। ठीक है, क्योंकि सरफेस से बात की थी। अगर सरफेस से कहीं स्मॉल और हाइट से अगर थ्रो करते तो यहाँ पे r जगह के स्मॉल आ जाता है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों में जो रिलेशन है वो ये है, अगर किसी पॉइंट पे जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, अगर उसको मैं √2 टाइम्स कर दूं तो वो एस्केप कर जाएगा उस ऑर्बिटल से हमेशा के लिए। जिस ऑर्बिटल स्पीड से किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, अगर उसकी ऑर्बिटल स्पीड को मैं √2 टाइम्स कर दूं तो एस्केप स्पीड का काम कर जाएगा। मतलब वो सैटेलाइट आपका हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा। ठीक है, मैं अगर मुझे इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2πr अपॉन v0, और v0 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको हमने रखा तो t ये आ रहा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³ where r is the radius of the orbit। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज t is proportional to r⁵2। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सर ये बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीख लें। और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में ही बताया था, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इसको जरूर अप्लाई करना सीख लें। अगर कहीं कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? देखिए एनर्जी आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv0², where v0 is orbital speed and v0 का फॉर्मूला रखेंगे तो दैट विल कम एज Gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आपको पता है कि स्मॉल r डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ द अर्थ से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी -Gmm/r। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल कम एज -Gmm/2r अगर आप इनको ऐड करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन जनरली क्या बन जाता है? इनके जरा देखिए रिलेशन देखिए आपस में। आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, देखिए साइन ही डिफरेंट है, बस मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हैं? इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर है। ठीक है, सो ये चीज को भी थोड़ा सा हम डायरेक्टली याद रखेंगे। What is binding energy? Binding energy is the minimum energy required to be given to a satellite so that it can escape out of the Earth's gravitational field। मतलब हम कितनी एनर्जी दे दें कि वो एस्केप आउट कर जाए। ठीक है, वो सैटेलाइट अब आपके किसी ऑर्बिट में ना घूम के वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही एस्केप आउट कर जाए। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी गिवन टू दैट सैटेलाइट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उतनी मिनिमम एनर्जी दे दें। तो मैंने कहा सर मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कम से कम 0 कर दें। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है अगर टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब समथिंग इज बाउंड टू समवन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब दिस सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ। अगर मुझे इसको फ्री करना है तो मिनिमम एनर्जी इसकी 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैंने कहा मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 0। तो क्या मैं इतनी ही एनर्जी इसको दे दूं तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। सो दैट बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट दी नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। सो इतनी एनर्जी अगर मैं दे दूं तो ये एस्केप आउट कर जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी नेम से समझ में आ रहा है कि सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन से सैटेलाइट होते हैं जो जियो मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी दिखें। मैंने कहा अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी वही सैटेलाइट दिखेंगे जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड से मैच कर रहा होगा। जैसे अर्थ एक पूरा 24 घंटे में एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो सैटेलाइट भी अपना रेवोल्यूशन एक 24 घंटे में कंप्लीट कर ले, तो आप बोलोगे ऐसे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होंगे। सिर्फ टाइम पीरियड ही 24 आवर्स नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट भी कौन सी होनी चाहिए? सर इक्वेटोरियल ऑर्बिट के ही कोई अलोंग होना चाहिए, मतलब
इक्वेटर के अराउंड ही कोई ऑर्बिट होना चाहिए, तो ही यही केवल इसी टाइप की ऑर्बिट ही जियोस्टेशनरी हो सकती हैं, और कोई ऑर्बिट्स आपकी जियोस्टेशनरी नहीं हो सकती हैं। मैंने कहा अगर मैं टाइम पीरियड को 24 आवर्स रख दूं तो मैं निकालूंगा कि सर जो एच आएगा सरफेस से, जो हाइट होना चाहिए सैटेलाइट की, वो लगभग 36,000 किलोमीटर होगी। आप उतनी हाइट पर अगर कोई सैटेलाइट को रखेंगे तो ही आपका वो सैटेलाइट कैसा होगा, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होगा। और उसकी स्पीड जो आएगी, उस ऑर्बिटल स्पीड कितनी आएगी एच हाइट पर अगर हम बात करें तो लगभग 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। नाउ दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इतने पोर्शन से जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्लस लॉ, कैप्लस ने 3 लॉ दिए। पहला कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसने इसने क्या बोला, एवरी planet in our solar system are revolving around the sun in elliptical orbits with sun situated at one of its foci. एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। आपने बोला सर इनमें से किसी एक फोकस पे सन होगा और हर प्लैनेट इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आपने बोला ये जो बड़ा वाला एक्सिस है इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, छोटे वाले एक्सिस को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं, और बड़े वाले एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, दैट इज ए। सेकंड उसने क्या बोला, लॉ ऑफ एरियाज। उसने बोला अगर इक्वल टाइम की बात करें तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो एरिया होता है, एरिया कौन सा, ये सन और सैटेलाइट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो दैट स्वीप्स इक्वल एरिया। अगर आप बोलते हो टी टाइम में ये बॉडी यहां से यहां गई है तो इसने ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सैटेलाइट एंड सन है इसने कुछ एरिया स्वीप किया होगा, ये वाला एरिया। तो आप बोलते हो किसी और इंस्टेंट पे ये बॉडी टी टाइम में यहां से यहां गई तो ये जो एरिया आ रहा है और ये जो एरिया आ रहा है क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल है तो दैट हैज टू बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये दोनों एरिया सेम है, इसका मतलब टाइम पीरियड, अगर मैं सेम टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है, ये देखिए ये डिस्टेंस इसने कम ट्रेवल की जबकि ये वाली डिस्टेंस इसने ज्यादा ट्रेवल की है। इसका मतलब सैटेलाइट की स्पीड यहाँ पे स्लो है और यहाँ पे फास्ट है। मतलब द क्लोजर द सैटेलाइट टू द सन द फास्टर इट्स स्पीड इज। ठीक है, तो जितना दूर होगा सन से आप बोलोगे उतनी उसकी स्पीड स्लो होगी, और जितना फास्ट होगा आप बोलोगे वो उतना ही पास होगा। मैंने कहा डीए बाई डी जिसे एरियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, है ना, डीए बाई ए है एरिया, तो डीए बाई डी की जो वैल्यू आती है वो L/2m आती है, L/2m। L क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट अबाउट द सन है जो कि कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द any planet about the sun is constant, ध्यान रखेंगे, थ्रू आउट द जर्नी, एंड दैट इज इक्वल टू Ls/2m इज dA by dt जो कि कांस्टेंट होने वाली है। अच्छा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो इन 2 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, वैसे तो हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बट इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप देखें ये जो डिस्टेंस r और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस को हमने r1 बोला है तो r और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो I can write it as by using the angular momentum conservation that V1 R1 equal to V2 R2 for these two extreme positions। ध्यान रखना ये मैंने किसके लिए लिखी है, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए लिखी है, for these two extreme positions बिकॉज मुझे मालूम है इन दोनों के बीच में इस वक्त एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने कहा लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोलता है कि द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट और द प्लैनेट अराउंड द सन उसका स्क्वायर करेंगे तो दिस प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, उसके क्यूब के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैंने अगर इस ऑर्बिट को, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट्स की तरह ट्रीट करेंगे तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। और हमने अर्थ सैटेलाइट सिस्टम में देखा था, अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उनके लिए टाइम स्क्वायर का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर आता है वो भी उनके रेडियस ऑफ ऑर्बिट के प्रोपोर्शनल, क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा था। I hope this is very clear. So this is all about the gravitational chapter. इसमें से 2 questions आपके आते ही आते हैं। This is one of the easiest chapter to score 2 questions means 8 marks. आप देखेंगे 30-35 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, तो आप अच्छे से अगर कर लेंगे, इसकी कुछ नीट की प्रॉब्लम्स भी अगर आप कर लेंगे तो आपसे काफी हद तक, अगर आपको सॉल्व करने आते हैं तरीके से आपने अगर सॉल्व किया तो मैं कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम इसकी बड़ी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।